गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए कौन सा पोलर प्लॉट बनाएगा, और ये 4 ऑप्शंस के बने हैं हमें। तो कैसे बताएंगे, पोलर प्लॉट होता क्या है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नाइक्विस्ट कंटूर के सेक्शन C1 के लिए जो हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं उसे कहते हैं पोलर प्लॉट। ठीक है, तो सेक्शन C1 के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ तो चारों के चारों प्लॉट्स में से किसी में भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, पहले इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर वहाँ से एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रांसफर फंक्शन को ब्रेक करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखिए विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो ये कैसे बन जाएगा आपका, पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखिए 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 जे ओमेगा। इसे रैशनलाइज कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करने के लिए। तो ये क्या बनेगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, 1 माइनस 4 जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लीजिए। आपका यहाँ पे रियल पार्ट क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा -3 जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन ब्रेक डाउन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, एट ओमेगा इक्वल टू 0 क्या बनेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, और ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे 0 डिवाइडेड बाय 1, और ये बन जाएगा 1 माइनस जे 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब सिमिलरली टर्मिनेटिंग पॉइंट भी निकाल लेते हैं। टर्मिनेटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा की जगह। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा को पहले कॉमन लीजिए सबसे पहले, देन डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय इस तरह से प्लस 16 -3 ओमेगा यहाँ कॉमन ले लीजिए डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 16 और ये बन जाएगा -j3 डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 प्लस 16, और ये फाइनल आ जाएगा 0.25 माइनस जे, यहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते ही आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा 0। तो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल गया है और स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 माइनस जे 0 और टर्मिनेटिंग पॉइंट है 0.25 माइनस जे 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ आपको, वो हमने कैलकुलेट किया है 1 माइनस जे 0, और टर्मिनेटिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है 0.25 माइनस जे 0। तो ये आ गया आपका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि आपका जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 माइनस जे 0 से। तो
ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, या मतलब इस तरह से। स्टार्टिंग आपकी ओमेगा इक्वल टू -1 से नहीं होगी, तो बी को एक्सक्लूड कर देते हैं और सिमिलरली सी को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पे आपका जो पॉइंट होगा ट्रांसफर फंक्शन का, नाइक्विस्ट प्लॉट का, वो -1 नहीं होगा, +1 होगा। तो कौन से दो केसेस हैं हमारे पास रह गए पीछे, ए और डी। और सिमिलरली टर्मिनेटिंग पॉइंट देखें तो कौन सा है, 0.25 -j0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ए भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट ओरिजिन दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट 0.25 आया है। और ये 1 -j0 बताता है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट होगा। जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू 0 से बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, और सिमिलरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा भी रहा है। एंड देन टर्मिनेटिंग भी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होनी चाहिए, क्योंकि 0.25 -j0 एक फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर है। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के पास पहुंचेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए पहुंचेंगे। ये 0.25 -j0 ये बताता है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल में हमारा आंसर हो गया डी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और रेंज ऑफ के पूछी गई है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में रेंज ऑफ के कैसे निकालते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट में रेंज ऑफ के निकालने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से हम रेंज ऑफ के निकालते हैं। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट में, नाइक्विस्ट प्लॉट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन विल टेक प्लेस, वो भी आपको गिवन है √11। तो चलिए अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से रेंज ऑफ के निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एट विच नाइक्विस्ट प्लॉट विल इंटरसेक्ट द रियल एक्सिस, वो आपको गिवन है √11। अब इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कीजिए। इस ट्रांसफर फंक्शन को लिखिए इस तरह से, j ओमेगा h ओमेगा इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय j ओमेगा प्लस 3 j ओमेगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय j ओमेगा -2 मल्टीप्लाई बाय j ओमेगा -4। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह √11 सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मैथ कीजिए इस पोर्शन के लिए ट्रांसफर फंक्शन के, और देखिए आपको फाइनल आंसर मिलेगा -1.33 के। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एट √11 फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आएगा -1.33 के। तो देखिए रेंज ऑफ के कैसे निकालेंगे हम, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है आपका -1.33। अब देखिए नाइक्विस्ट का स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या कहता है, n इक्वल टू p माइनस z, और इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो पोल्स हैं, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2, और कह रहे हैं फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल आप रेंज ऑफ k निकाल के दीजिए। सिस्टम टू बी स्टेबल हमारा z क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा n इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगी हमारी कंडीशन फॉर रेंज ऑफ k, कि हमारे -1 प्लस j0 की अक्रॉस कितनी इंसर्कलमेंट्स होनी चाहिए, 2, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। तो इस तरह के स्टेबल सिस्टम के लिए अब हमारा रेंज ऑफ k क्या निकालें कि -1 प्लस j0 के लिए 2 इंसर्कलमेंट्स बने एंटी क्लॉकवाइज। जो सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब है कि हमारा ये जो -1.33 का k का इंटरसेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि -1 प्लस j0 समवट अंदर है, इसकी 2 इंसर्कलमेंट्स होनी चाहिए, और इन 2 सर्कल्स के अंदर आएगा -1 प्लस j0, इंसर्कलमेंट्स भी 2 हो जाएंगी और दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब -1.33 k शुड बी ग्रेटर देन -1 एट एवरी कंडीशन टू अ सिस्टम टू बी स्टेबल। तो यहाँ से हमारा k की क्या वैल्यू आ जाएगी, k शुड बी ग्रेटर देन 1.33। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर डी। एक बार स्टार्ट से देख लेते हैं। इस मैथ में हमने किया गया है, रेंज ऑफ के हमसे पूछा गया था, रूथर बिट्स में रेंज ऑफ के अलग तरह से निकालते थे, रो ऑफ 0 के हेल्प से,
नाइक्यूज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में रेंज ऑफ के कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से रेंज ऑफ के फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन विल टेक प्लेस वो गिवन था, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो आया -1.33 के, और इस पॉइंट की हेल्प से हमने हमारा रेंज ऑफ के निकाला। तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है अगर नाइक्यूज कंटूर इस तरह से जो हम ड्रॉ करते हैं, एनक्लोज करता है 3 जीरोस अपने सिस्टम में और 2 पोल्स, तो बताइए आपकी क्या अनसर्कलमेंट्स रहेंगी। यहाँ पे ओरिजिन लिखा है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिंपली समझिए -1 + J0 के लिए क्या अनसर्कलमेंट्स रहेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए नाइक्यूज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि जब भी अगर आपका नाइक्यूज कंटूर कोई भी राइट हैंड साइड पे पोल एनक्लोज करता है तो उस टाइम पे आपके -1 + J0 के अक्रॉस एनसर्कलमेंट होगी। एस प्लेन में नाइक्यूज कंटूर अगर कोई भी अनसर्कल करता है, आपके सिस्टम का राइट हैंड साइड पे कोई भी पोल निकलता है और वो उसे एनसर्कल करता है, तो आप जब उसे मैप करेंगे अपने GS-HS प्लेन में तो -1 + J0 के अक्रॉस भी एनसर्कलमेंट आएगी, और अगर पोल एनसर्कल कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट आएगी इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनेगी। और अगर आपका नाइक्यूज कंटूर कोई भी जीरो एनसर्कल कर रहा है, आपके राइट हैंड साइड में आपके सिस्टम का कोई भी जीरो लाई करता है, तो आपके जो -1 + J0 के क्रॉस एनसर्कलमेंट है वो क्लॉकवाइज आएगी। पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट दे विल बी इन योर GS-HS प्लेन अक्रॉस -1 + J0, और अगर ये जीरो लाई कर रहा है देन देयर विल बी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट अराउंड योर -1 + J0 पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि एस प्लेन 3 जीरोस एनसर्कल कर रहा है हमारे सिस्टम के नाइक्यूज कंटूर और 2 पोल एनसर्कल्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 रोटेशंस क्लॉकवाइज -2 रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज, तो इन नेट 1 रोटेशन देयर विल बी क्लॉकवाइज। तो इससे पूछा गया था कि कितनी रोटेशंस होंगी -1 + J0 के अक्रॉस, तो क्या आंसर बन जाएगा, देयर विल बी 1 रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका नाइक्यूज कंटूर 0 एनक्लोज करता है देन इट विल कॉज क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड -1 + J0, और अगर आपका नाइक्यूज कंटूर पोल एनसर्कल करता है देन देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड योर पॉइंट -1 + J0। ठीक है, ये नाइक्यूज कंटूर की बिल्कुल स्टार्ट से आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो ये वहाँ की कन्वर्सेशन है। एंड देन अब चलिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये ओरिजिन लिखा हुआ है यहाँ पे। हम तो हमेशा -1 + J0 के क्रॉस एनसर्कलमेंट देखते रहे, यहाँ पे ये ओरिजिन क्यों लिखा है और ये Q(S) प्लेन कौन सा है। तो अब थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है कन्वर्सेशन। आपको क्यूट करना चाहता है, उसे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है तो यहाँ पे क्यूट कर दीजिए, और कोई और थोड़ा सा और डाटा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अबाउट नाइक्यूज प्लॉट कंज्यूम कर सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है, तो आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ओरिजिन के क्रॉस एनसर्कलमेंट्स कितनी होंगी आपके Q(S) प्लेन के लिए। तो Q(S) प्लेन कौन सा होता है, आपका Q(S) प्लेन होता है कुछ इस प्रकार से। 1 + GS-HS के लिए अगर आप मैपिंग करें नाइक्यूज कंटूर के लिए, इस नाइक्यूज कंटूर के लिए, तो जो आपको प्लॉट मिलेगा उसमें अगर हमें अनसर्कलमेंट नोटिस करनी होंगी तो हम ओरिजिन की ओर क्रॉस करेंगे। तो लेकिन हम कभी भी 1 + GS-HS के लिए मैपिंग नहीं करते, हमने हमारा पूरा नाइक्यूज प्लॉट पढ़ लिया और GS-HS के लिए हमेशा मैपिंग की और वहाँ पे नाइक्यूज प्लॉट बनाया। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 + GS-HS के लिए मैपिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है और ओरिजिन के अराउंड एनसर्कलमेंट ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, GS-HS = -1 करके GS-HS के लिए मैपिंग करते हैं नाइक्यूज प्लॉट की, नाइक्यूज कंटूर की, एंड देन -1 + J0 के लिए
अपने एनसर्कलमेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि कोई है कि नहीं, और वहाँ से अपना स्टेबिलिटी का आंसर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइक्यूज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका क्यू ऑफ एस प्लेन कौन सा हुआ? 1 + GSHS के लिए जो प्लेन बनता है उसे क्यू ऑफ एस प्लेन कहते हैं। और ओरिजिन के इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ओरिजिन के क्रॉस एनसेटलमेंट कितनी है? ओरिजिन के क्रॉस उतनी ही एनसेटलमेंट्स होंगी जितनी -1 + J0 के लिए एनसेटलमेंट होगी। ये प्लॉट और ये प्लॉट काफ़ी आइडेंटिकल होता है। तो आप 0 के लिए एनसेटलमेंट कैलकुलेट कीजिए या -1 + J0 के लिए एनसेटलमेंट कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात होगी।